हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फाइन, वेल एंड गुड। तो दोस्तों, आज हम लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में डिस्कस करेंगे दी एपिक को। ओके, और एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। क्या मीन्स होता है? महाकाव्य। जैसे अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडिया में दो सबसे बड़े महाकाव्य हुए हैं। एक तो हुआ है द रामायण और दूसरा द महाभारत। ओके, तो एपिक, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से एपिक जो फेमस हैं, एपिक का क्या क्राइटेरिया है, कैसे एपिक बनता है, क्या जरूरतें हैं, क्या नीड्स है एक एपिक की, वो सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि भाई जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, टेट, सुपर टेट, केवीएस, रीट, नीट, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां भी इंग्लिश आती है, ओके, आप बहुत ही मतलब इजीली और बहुत कम प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है 1 ईयर के लिए। आप प्ले स्टोर पर जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड करें इंग्लिश बाय पवन सेंगर। वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका प्राइस दे रखा होगा आपको 599। इस समय क्योंकि होली वीक चल रहा था, होली वीक के अकॉर्डिंग हम लोग 15 मार्च तक एक ऑफर चल रहा है जिसपे 50% फ्लैट ऑफ है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं होली 2023 तो आप लोगों को 2599 पर 50% फ्लैट ऑफ मिलेगा। ओके, एक साल की वैलिडिटी है जिसमें कंप्लीट ग्रामर आप लोगों की होगी, वोकैब होगी, टेस्ट सीरीज होंगी, सब कुछ अवेलेबल होगा आप लोगों के पास में। राइट गाइज, और जीतिए अमेजिंग प्राइजेस। ऑफर एक बार चल रहा है और 15 तक खरीदिए, मस्त एकदम पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और हर टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लिटरेरी टर्म्स की बात करें, यानी कि लिटरेचर, पूरे लिटरेचर की बात करें, तो लिटरेचर को फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है और उन फॉर्म्स में मेजर 3 फॉर्म्स हैं: पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। 3 फॉर्म्स होती हैं पूरे लिटरेचर की। पोइट्री को सभी फॉर्म्स में सर्वश्रेष्ठ यानी कि शानदार माना गया है, द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे रिचेस्ट फॉर्म मानते हैं हम लोग पोइट्री को। ओके, तो अब पोइट्री को भी सब डिवाइड कैसे किया है ये देखिए। पोइट्री की बात करें तो पोइट्री का डिवीजन 10 टाइप से होता है। सबसे पहले आता है एपिक। एपिक में आता है, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग महाकाव्य। मॉक एपिक, मॉक एपिक का मतलब होता है हास्य, यानी कि बनावटी एपिक, यानी कि कोई भी ऐसा एपिक लिखना जो बनावटी है। ओके, यानी कि उसमें हंसी मजाक भी होगा बीच में। सोनेट, सोनेट की अगर हम बात करें, सोनेट होती है 14 लाइंस की एक पोयम यानी कि कविता। ऑड, अगर ऑड की बात करें तो ऑड को भी हम लोग बोलते हैं कविता। लिरिक, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह अगर आप देखते हैं तो लिरिक्स, लिरिक का मतलब होता है एक तरीके से गीत। ओके, इडल की बात करें तो ये होती है रमणीय गीत, यानी कि मन को आनंदित करने वाले जो गीत होते हैं उन्हें बोलते हैं इडल। पैस्टोरल में हम पढ़ते हैं ग्रामीण परिवेश पे लिखी गई कविताओं को। और बैलेड, बैलेड आता है प्रेम गीत, है ना, जो सुना होगा कि तेरे लिए, मेरे लिए, उसके लिए, इसके लिए, ये जितने भी प्रेम गीत लिखे गए सब बैलेड्स हैं। सटायर, सटायर होता है किसी पर व्यंग करना। और एलेजी एंड द पैस्टोरल एलेजी, एलेजी वर्ड का मतलब होता है शोक गीत, यानी कि किसी पर्सनल लॉस पर, यानी कि ऑथर का कोई पर्सनल लॉस हो जाए, इसका मतलब कोई पर्सनली डेड हो जाए, फ्रेंड कहीं या बिलव्ड या फिर कुछ भी हो सकता है, उन सब के लिए उनके मृत्यु के बाद लिखा गया जो गीत होता है उसे हम बोलते हैं शोक गीत। द पैस्टोरल एलेजी, द पैस्टोरल एलेजी का मतलब होता है ग्रामीण परिवेश को लेते हुए, ओके, वहां का माहौल एकदम लेते हुए एक कोई ऐसी कविता लिखना जो शोक गीत है, उसे बोलते हैं हम पैस्टोरल एलेजी। तो पोइट्री की फॉर्म्स, तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में कि भाई इनमें से 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सी पोइट्री की फॉर्म है, तो याद रखना है ये 10 फॉर्म होती है पोइट्री की, या ये पूछ सकता है इनमें से कौन सी पोइट्री की फॉर्म नहीं है। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
चलिए तो आगे चलते हैं, अगला आइए अब ये देख लेते हैं कि पोइट्री के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से फैक्ट हैं। तो सबसे पहले पोइट्री के बारे में अगर हम बात करें तो पहला फैक्ट ये बोलता है कि जो ग्रीक्स लोग थे, जो ग्रीक्स थे वो पोइट्स को बोलते थे वेट्स, यानी ग्रीक्स के अनुसार पोइट्स को क्या बोला जाता है, वेट्स। और वेट्स वर्ड का मीनिंग पूछ सकता है आपसे, तो वेट्स वर्ड का मीनिंग होता है मेकर और अ क्रिएटर। ओके, जैसे ईश्वर, उसने हमें बनाया, ईश्वर अल्लाह है ना, वाहे गुरु, जिन्होंने हमें बनाया है वो क्रिएटर है, और दूसरा क्रिएटर माना गया है पोइट को। ओके, क्योंकि पोइट भी क्रिएट करता है, उसके थॉट्स, अपने मन के थॉट्स को, विचारों को वो क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट, पोइट्री इज द फर्स्ट मदर एंड नर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम। क्या बात कही है कि भाई जो कविता है, जो पोइट्री होती है वो पहली माँ होती है और पहली नर्स होती है, यानी कि देख रेख करने वाली दाई, आपने सुना होगा गांव में, ऑफ ऑल नॉलेज। जितनी भी हमारे अंदर बुद्धि है, जितना भी हमारी नॉलेज है, ज्ञान है, उन सब की पहली मदर माना गया है पोइट्री को। राइट गाइज, चलो तो आगे देखते हैं अगला। अब अरिस्टोटल साहब क्या बोलते हैं, यानी कि अरस्तु साहब का मानना क्या है। अरिस्टोटल टर्म्ड पोइट्री एज अ स्पीकिंग पिक्चर। अरस्तु साहब ने बोला कि ये एक बोलती हुई पिक्चर है, विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट, और जिसका अंत होता है हमें कुछ सिखाते हुए या हमें खुश करते हुए। यानी पोइट्री के बाद हम खुश होते हैं सुनकर, या उससे कुछ शिक्षा लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, ये मानना है अपने अरिस्टोटल साहब का। नेक्स्ट आइए, सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी का क्या मानना है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है द अपॉलॉजी, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। ओके, पोइट्री के लिए एक अपॉलॉजी। पोइट्री इज ऑल ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग्स। भाई पोइट्री जो होती है, जितना भी इंसान पूरे जीवन में ज्ञान लेता है, उन सब में द मोस्ट एंशियंट, जितना भी उसने ज्ञान लिया है उसमें सबसे ज्यादा एंशियंट, सबसे पुरानी, ओके, जो ज्ञान है वो पोइट्री है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चलने वाला ये लगातार जनरेशन टू जनरेशन प्रोसेस है। मोस्ट एंशियंट एंड ऑफ मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। ओके, और ये एक तरीके से, इस तरीके से जैसे दादा परदादा, उसके दादा, इसके दादा, उसके दादा, यानी कि पोइट्री एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक प्रोसेस है। राइट गाइज, चलो नेक्स्ट आओ अगला। आज हम बात करने वाले हैं पोइट्री की 10 फॉर्म्स में से पहली फॉर्म की, जिसे बोलते हैं हम लोग एपिक। एपिक के बारे में बोला जाए, द एपिक इज द मोस्ट एंड द एपिक इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो एपिक है वो सर्वश्रेष्ठ, यानी कि महानतम और सबसे ज्यादा सबलाइम, सबलाइम का मतलब स्प्लेंडेड, मार्वलस, गॉर्जियस, यानी कि शानदार, शानदार फॉर्म माना गया है पोइट्री को। ओके, सॉरी, एपिक को। पोइट्री का सबसे बेहतर फॉर्म कौन है, एपिक। इट इज अ लॉन्ग पोएम, और ये कैसी पोएम होती है, एक लंबी कविता होती है, छोटी कविता नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण 1 घंटे में खत्म नहीं कर सकते हम, महाभारत को 1 घंटे में खत्म नहीं कर सकते हम, तो ये लॉन्ग पोएम होती है, सेलिब्रेटिंग द लाइफ, और इसमें सेलिब्रेट किया जाता है लाइफ को, जीवन को, और हीरोइक डीड्स को, जो वीरता पूर्वक किए गए जो कार्य होते हैं इंसान के, उसके, जिसने भी, जो भी हीरो है उसकी वीरता की जो जीवन है उसको हम एंजॉय करते हैं, उसके डीड्स को, मतलब कार्य को सराहते हैं, एंड अचीवमेंट्स, उसने जो प्राप्ति की जीवन में। ओके, जैसे राम ने रावण को मारा फाइनली, तो ये सब जो मतलब हीरोइक डीड्स को हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, और वो एक नेशनल फिगर बन जाता है, नेशनल हीरो बन जाता है। राइट, ओके, अगली बात यह है कि पोइट्री के बारे में अगर हम बात करें तो पोइट्री को हम हीरोइक पोएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोइक पोएम, यानी कि वीरता भरी पोएम, वीरता भरी कविता उसे बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब जी एमएच अब्राहम साहब क्या बोलते हैं, क्या डिफाइन किया उन्होंने पोइट्री के बारे में। पोइट्री के बारे में अब्राहम साहब ने बोला कि इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। कैसी है, लॉन्ग नैरेटिव, यानी कि विस्तृत रूप में नैरेट की गई, सुनाई जाने वाली कविता है एक, ऑन अ ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट, जो किस पर होती है, एक महानतम और सीरियस सब्जेक्ट पर बेस्ड होती है, रिलेटेड इन एन एलिवेटेड स्टाइल,
और उसका जो स्टाइल होता है वो बहुत ही विस्तृत, बहुत शानदार होता है एंड सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक और क्वासी डिवाइन फिगर। जो किसके ऊपर डिपेंड होती है, किसके सेंटर्ड में कौन होता है? हीरोइक, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसके कार्य जो हुए, जिसने हीरोइक कार्य किए, यानी कि कैसे कार्य हुए हीरोइक, यानी वीरता पूर्वक कार्य किए, और उस व्यक्ति को क्वासी, क्वासी का मतलब होता है लगभग, लगभग एग्जैक्टली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्वाजी। ओके, क्या होता है? क्वाजी। ये क्वाजी डिवाइन फिगर होती है, यानी कि भगवान के बराबर इसको रखा जाता है। ऑन हुज एक्शंस डिपेंड्स द फेट ऑफ अ ट्राइब, अ नेशन और द ह्यूमन रेस, और जिसके एक्शंस पर निर्भर होती है एक जाति, जनजाति, इन सब का भाग्य, फेट माने भाग्य, निर्भर होता है एक देश का, एक राष्ट्र का, एक स्थान का प्रॉपर भाग्य उसके ऊपर होता है, क्योंकि अगर वो जीतेगा तो देश जीतेगा, और द ह्यूमन रेस और मानव जाति सभी उसके ऊपर क्या होते हैं? बेस्ड होते हैं। राइट गाइज? ओके, चलो तो अगली बात देखते हैं। अगली बात आती है एपिक को। अगर एपिक की रैंकिंग की बात की जाए तो एपिक वाज रैंक्ड बाय द रेनेसांस क्रिटिक्स एज द हाईएस्ट जॉनर ऑफ पोएट्री। यानी कि एपिक को जो रेनेसांस, यानी कि आपने सुना होगा पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के टाइम को रेनेसांस बोलते हैं हम लोग। उन लोगों ने बोला कि यार ये हाईएस्ट पोइट्री का जॉनर है, यानी कि अगर पोइट्री के जॉनर की बात करें, यानी कि पोइट्री में जितने भी हुए हैं, मॉक एपिक, लिरिक, है ना, ओड, इन सब में सर्वश्रेष्ठ रखा गया है किसको? एपिक को। राइट गाइज? चलिए तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे बेहतरीन एपिक्स हुए हैं, उनको जरा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एपिक्स की, तो सबसे पहले आता है हमारा एलियड। राइट? एलियड को लिखा होमर ने, उसके ऑथर कौन है? होमर। ओडिसी को भी लिखा होमर ने। आपसे पूछ लेता है कि ओडिसी किसने लिखी, आंसर होगा होमर। इलियड किसने लिखी? होमर। ओके, नेक्स्ट, एनीड को किसने लिखा? एनीड को लिखा वर्जिल ने। और अगर पूछे कि भाई बेवुल्फ का ऑथर कौन है, तो भैया पता नहीं कौन लिख गया, कुछ जानकारी नहीं मिली है, सोर्सेज कोई भी नहीं है अपने पास में। डिवाइन कॉमेडी को लिखा गया दाते ने। ओके, जेरूसलम डिलीवर्ड को लिखा है टैसो ने। राइट, नेक्स्ट, ल्यूसिएड को लिखा है कैमियंस ने। और ल्यूसिड्स में अगर बात करें, ल्यूसिड्स में डिस्कशन किसका हुआ है? ये हुआ है वास्को द गामा का इंडियन जो वैगे हुआ था, यानी कि वॉयस जो उनकी हुई थी, इट मींस उनकी जो यात्रा रही उसके बारे में ल्यूसिड में बोला गया है। पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है मिल्टन साहब ने, जॉन मिल्टन। ओके, रामायणा, द रामायणा को हम लिखे गए, जो किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। द रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास जी ने। फेरी क्वीन को लिखा है स्पेंसर ने। ओके, इसके बाद में मॉन्टे आर्थर को लिखा किसने? टेनिसन ने। राइट, किसने लिखा है? टेनिसन। चलिए तो नेक्स्ट आइए, अगला है विच just wait a minute. Okay. Now we will discuss the MCQs based on literary terms. अब हम डिस्कस करेंगे 20 MCQs को, जो डिपेंड करेंगे, जो बेस्ड हैं किस तरीके से पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए आंसर जरूर कीजिएगा, चाहे गलत हो जाए, गलत की परवाह बिल्कुल नहीं, बस आपको आंसर करना है। ओके, तो बताएं, which according to you is the first great epic? आपके अनुसार कौन सा इनमें से पहला फर्स्ट ग्रेट एपिक है? पहला ग्रेट एपिक, पैराडाइज लॉस्ट, एनीड और इलियड और मॉन्टे डी आर्थर। ओके, जल्दी से कमेंट करें फटाफट से। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर है एलियड। क्या आंसर है? एलियड। एलियड को फर्स्ट एपिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बेवुल्फ? बेवुल्फ का ऑथर कौन है? वर्जिल है, होमर है, दाते हैं, या नन ऑफ दीज? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई बेवुल्फ के ऑथर के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, अननोन है, तो आंसर जाएगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आओ, अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ ओडिसी? ओडिसी के ऑथर किसे माना जाता है? वर्जिल को, होमर को, दांते को, या सोफोक्लेस को?
तो ऑडिसी और इलियड दोनों को किसने लिखा है? होमर ने लिखा है, अभी डिस्कस किया है हम लोगों ने। नेक्स्ट आइए नंबर 4, एन एपिक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स। एपिक बहुत सारी बुक्स में डिवाइड होता है, अलग अलग विभिन्न किताबों में डिवाइड होता है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियड? होमर्स के इलियड में कितनी पुस्तकें हैं बताएं। नंबर 4, तो होमर्स के देखो दो हुए, ऑडिसी हुआ और एक इलियड हुआ। दोनों में याद रखेंगे, इलियड की बात करें या ऑडिसी की बात करें, दोनों में 24 यानी कि 24 बुक्स हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल्स एनीड? एनीड में कितनी बुक्स हैं? पांचवा क्वेश्चन है। तो मिनिमम बुक्स ऑथर, मिनिमम बुक्स अगर एपिक्स की बात करें तो 12 भाग होने चाहिए मिनिमम, तो इसलिए वर्जिल की जो एनीड है इसमें 12 बुक्स रखी हैं। ओके, होमर की में 24 हैं और वर्जिल की में कितनी है? 12 बुक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज 24 बुक्स? इनमें से कौन सा, निम्न में से किसके जो बुक्स हैं वो 24 हैं? बताइए। बताया था आपको दो बुक्स हैं जिनमें 24 चल रही हैं, एक तो एनीड एक तो इलियड है और एक ओडिसी है, यानी कि आंसर गया आपका टी ऑप्शन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पोइट्री के। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेम नंबर ऑफ बुक्स एज। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो डिवाइडेड है उतनी ही संख्या में किताबों की जितनी डिवाइडेड है कौन सी किताब? तो देखो जी, इलियड में 24, ओडिसी में 24, दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ओके, पैराडाइज लॉस्ट, फेयरी क्वीन की अगर हम बात करें, ओके, तो फेयरी क्वीन में 6 बुक्स हैं। स्पेंसर ने 12 लिख नहीं पाए थे पूरी, क्योंकि एक एपिक को लिखने के लिए मिनिमम बुक्स कितनी चाहिए अपने को? 12 पार्ट हो। तो डिवाइन कॉमेडी जो दांते साहब ने लिखा, डिवाइन कॉमेडी, यानी कि उसमें भी 12 बुक्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट में भी 12 बुक्स हैं। इलियड में 24, ओडिसी में 24, फेयरी क्वीन में 6 किताबें। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Spencer's Fairy Queen was planned to be complete in 12 books. स्पेंसर की जो फेरी क्वीन थी उनकी प्लानिंग थी कि 12 बुक लिखी जाएं, बट ही वॉज अनेबल टू कंप्लीट ओनली, ही वॉज एबल, नॉट अनेबल, ही वॉज एबल कंप्लीट ओनली। कितनी किताबें उन्होंने पूरी लिखी? तो भाई स्पेंसर की फेरी क्वीन में टोटल 6 किताबें आपको मिलेंगी, 6 बुक्स। ओके चलो नेक्स्ट आओ, नंबर 9, नेम द एपिक रिटन बाय टैसो। टैसो ने कौन सा एपिक लिखा है? जेरूसलम डिलीवर्ड, बेवुल्फ, बेवुल्फ का कुछ पता नहीं, और लिसिड के हैं कैमिन्स, और एनीड के वर्जिल। तो आंसर क्या गया? जेरूसलम डिलीवर्ड। ओके नेक्स्ट आओ, अगला है, हु इज द हीरो ऑफ होमर्स इलियड? होमर्स के इलियड का हीरो कौन है? तो हीरो कौन है जल्दी से बताएं। तो होमर्स के इलियड का जो हीरो माना जाता है वो माना जाता है एस्लीस को। देखो ओडिसी का ओडेसियस है। ओके, तो एस्लीस को हीरो माना जाता है किसका? इलियड का। चलो तो नेक्स्ट आओ, अगला है, हु इज द हीरो ऑफ ओडिसी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ओडिसी ओडेसियस जोड़ दीजिए बस। तो आंसर क्या जाएगा? डी, यानी कि ओडेसियस। बस ऑडिपस मत कर देना ध्यान से। नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द थीम ऑफ होमर्स इलियड? होमर्स के इलियड का थीम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, द ट्रोजन वॉर, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल्स, द टोग्स विक्ट्री ओवर ग्रीस, द ग्लोरी ऑफ ग्रीक एम्पायर। व्हिच वन इज? 12th का। तो होमर्स का जो इलियड है इसका जो मेन थीम है वो है हमारा ट्रोजन वॉर। क्या है? ट्रोजन वॉर, बहुत लंबे समय तक चला था। नेक्स्ट आओ, हु कॉल्स पोइट्री? किसने कहा पोइट्री के बारे में? एन स्पीकिंग पिक्चर विद एंड टू टीच एंड डिलाइट। जल्दी से बताएं, याद हो तो। सबसे पहले बताया था मैंने किसके विचार हैं ये।
तो ये विचार हैं साहब अपने एरिस्टोटल साहब के, अरस्तु जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, हु सेज पोइट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग्स द मोस्ट एंशिएंट एंड मोस्ट फादरली एंटिक्विटी? व्हिच वन? सो द आंसर विल बी द फिलिप सिडनी सर। ये बात किसने बोली है? सिडनी साहब ने बोली है। ओके, चलो नेक्स्ट आओ। नंबर 15, हु denounced poets as fathers of lies? भैया नेगेटिव, जो भी नेगेटिव बात आ जाए, यानी कि किसने पोइट्स को ये कहकर संबोधित किया है कि ये झूठ के पिता हैं, यानी कि सब पोइट्री में झूठ लिखती हैं। चांद तारों में नजर आए तेरा चेहरा, मतलब मानना क्या है कि भाई झूठ लिख रहे हैं, ये चांद तारों में इनको कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये सब झूठ कर रहे हैं, एकदम झूठ फैला रहे हैं। तो ये कहा है साहब गॉसन ने। तो नेगेटिव चीजों के बारे में गॉसन बहुत फेमस रहे हैं, तो नेगेटिव बोला गया पोइट्स के बारे में गॉसन ने बोला है, और एक ही ऑप्शन लगाना है अपने को। 16 पे, हु इज द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ अब्यूज? बुक लिखी है कि भैया ये तो एकदम गालियों का, यानी कि अब्यूज, झूठ मक्कारी, इन सब का स्कूल है, जिसमें पाइपर्स आ जाते हैं, है ना, और मतलब एक्टर आ गए हैं, पोइट्स को रख दिया गया है। तो भैया नेगेटिव बात कौन फैला रहा है? नेगेटिव बात एक ही इंसान फैला रहा है, वो है अपने गॉसन साहब। ओके, चलो नेक्स्ट आओ। नंबर 17, द सेंट्रल थीम ऑफ द ल्यूसिड इज? ल्यूसिड का सेंट्रल थीम क्या है? द वॉइस ऑफ ओडिसियस, द वॉइस ऑफ वास्को द गामा टू इंडिया, एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड, बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाक। तो बताया था आपको ल्यूसिड कैमन्स ने लिखा है, और इसका जो मेनली मेजर एग्जैक्टली इनका जो थीम था, वो थीम था वास्को द गामा, वास्को द गामा का इंडिया यात्रा। इट मींस बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 18, हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेयरी क्वीन? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे फेयरी क्वीन के बारे में बात हो रही है, तो बेटा क्वीन से ये मत समझ जाना कि ये एलिजाबेथ के बारे में बात हो रही है, नहीं, किसी मेल के बारे में बात हुई है। तो हीरो अगर स्पेंसर्स फेयरी की बात करें तो वहां हीरो पूछा गया है, ना कि हीरोइन। तो कई बार क्या होता है, हम लोग फेयरी क्वीन को समझकर क्या लगा देते हैं, एलिजाबेथ, तो इसको हटा दो। आंसर जाएगा किंग आर्थर। किंग आर्थर के ऊपर लिखा है, मतलब हीरो है ये मेन। नंबर 19 पे आओ, विच इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पावरफुल फॉर्म किसको माना गया है? So the correct answer will be पोएट्री। पोएट्री को सबसे ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट आइए, विच इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पुराना, एंशिएंट, एंटिक्विटी किसे माना जाता है? तो अर्लीस्ट फॉर्म भी कौन हुआ? पोएट्री, क्योंकि पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती है अपनी पोएट्री। राइट गाइज, तो ये 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे पोएट्री से। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें सबको। ओके, इसी तरह से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से इंग्लिश बाय पवन सेंगर डाउनलोड करें, एंजॉय करें क्लासेस को। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल।